हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 11th कौन सा क्लास 11th जो आईएससी बोर्ड के हैं उसके आज हम लोग इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग पहले ही तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं पूरा जो सिलेबस है वो अक्टूबर के आसपास ही पहले ख़त्म कर दूंगा ताकि आप लोग सही तरीके से एग्ज़ाम भी दे पाएँ। तो ये 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ मैंने अगर एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगा आने वाले समय में, एमसीक्यूज़ भी, क्योंकि एमसीक्यूज़ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, उसमें दिक्कत होता है बच्चों को, तो वो भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि 12th वाला जो बोर्ड का पेपर होता है, वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर 11th का क्लियर रहेगा, तभी 12th में और भी शानदार तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, जिस जिस पीपीटी से जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप लोग आराम से आप लोग इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बोलिएगा सर कि मेरे को ये चैप्टर का मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, अब मेरे को चाहिए। बस एक मैसेज डाल देना है, बाकी सारा काम हमारी टीम या हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का आप लोग देखे होंगे कि पेपर जो 1 है इकोनॉमिक्स का थ्योरी का, उसमें तो 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल रहता है। क्या रहता है? प्रैक्टिकल, जो प्रोजेक्ट मार्क्स रहते हैं, है कि नहीं? जो 80 मार्क्स का रहता है उसमें 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है आपका पेपर, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 20 मार्क्स का आता है, जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। जो 60 वाले मार्क्स में रहता है उसमें कहीं न कहीं 8 क्वेश्चन मिलता है, और 8 क्वेश्चन में से आप लोगों को कोई 5 क्वेश्चन करना रहता है और 1 क्वेश्चन 12 मार्क्स के रहते हैं। तो अगर देखा जाए 12 इंटू 5 तो 60 मार्क्स का होगा, तो 60 और प्लस 20 80 मार्क्स के हो गए। ये मैंने डिस्कस भी करा था शानदार तरीके से, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आखिरकार क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स का जो यूनिट है उसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको आज हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया इकोनॉमिक्स को, ठीक है? तो जैसे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई, फिर वेल्थ के हिसाब से क्या होगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका पढ़ेंगे पहला। फिर दूसरा जो है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो दूसरा होगा वेलफेयर ओरिएंटेड, हम लोग उसके फीचर्स के बारे में, क्रिटिसिज्म भी कौन कौन भाई कौन कौन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने नहीं माना कि नहीं ये आपका डेफिनेशन गलत है, उसको भी पढ़ेंगे। जो थर्ड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे स्कारसिटी, क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे स्कारसिटी का। और फोर्थ पढ़ेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आज हम लोग जो होगा दोनों डेफिनेशन, फर्स्ट और सेकंड और इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो ये वाला पार्ट है वो हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा लोड नहीं लेना है और पढ़ते चलना है, ठीक है? चलिए, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से, देखते हैं कि क्या है। पहला है कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है क्या। तो देखो, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सोशल साइंस, एक तरीके से सोशल वेलफेयर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्या कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, क्या उससे समाज भले की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है कि नहीं? तो बोला गया है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडी अ ह्यूमन वांट्स इन अ रिलेशन ऑफ अ स्कार्स रिसोर्स हैविंग अ अल्टरनेटिव यूजेस एंड their rational management in such a way that a economic welfare is maximized। क्या बोला गया यहाँ पर, 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या वर्ड का। एक बोला गया है कि ये इकोनॉमिक्स ऐसा किसके बारे में स्टडी है, ह्यूमन के वांट्स के, कि एक इंसान कितना चाहत रखता है, कि कितना वांट्स रख रहा है, किसके थ्रू भाई, स्कार्स रिसोर्स, अब इस चीज़ों की कमी कितनी है, चीज़ों का ऑल्टरनेटिव यूजेस कितना है, और उन सब सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे जो इंसान है उसको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया जाए, उसको एक एक सही तरीके का अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए, और वो उसको वेलफेयर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर पाए, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। तो ये सब सारा स्टडी कहाँ पर होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। ये क्या करता है आखिर, इकोनॉमिक्स में होता क्या, ठीक है? तो इट कंसर्न विथ अ प्रोडक्शन, क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू, और तीसरा क्या रहता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या तो फिर आप कंज्यूम कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस, ताकि आप मैक्सिमाइज कर पाओ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो यहाँ पर क्या कर पाओ, इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर पाओ। तो आई होप सो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपका क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। अब आते हैं
कि भाई वेल्थ के हिसाब से डेफिनेशन किन्होंने दिया। तो वेल्थ के हिसाब से ये हैं हमारे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ के हिसाब से डेफिनेशन दिया। अब ये डेफिनेशन क्या दिया वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय द एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है भाई वेल्थ डेफिनेशन। तो ये पहला याद रखना है। उन्होंने ये बोला कि इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक इंक्वायरी है इनटू अ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि एक देश का जो वेल्थ है वो कितना है, पूंजी कितना है कि नहीं। और जितना ज़्यादा एक देश के पास वेल्थ रहेगा, उन्होंने ये बोला कि जितना ज़्यादा किसी देश के पास अगर वेल्थ रहेगा, संपत्ति रहेगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो देश क्या कर सकता है, ग्रोथ वो अपना कर सकता है। तो वही बोला गया कि डिटरमाइन द वेल्थ एंड इट्स ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ के बारे में। तो इन्होंने बोला कि वेल्थ मीन्स मनी। वेल्थ का मतलब यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि वेल्थ का मतलब क्या होता है भाई, वेल्थ का मतलब मनी से रिलेटेड है। मतलब जितना ज़्यादा किसी देश के पास पैसा रहेगा उतना ज़्यादा वो देश ग्रो कर सकता है। इन्होंने ये और भी ये बोला कि वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। और इन्होंने ये भी बोला कि वेल्थ वैसा चीज़ होता है या फिर वैसा गुड्स, आप वैसे गुड्स को बेचकर पैसा कमाओ या अपने देश में पैसा लाओ जिसके थ्रू ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। अगर देखा जाए तो इन्होंने एडम स्मिथ वाज अ व्यू ऑफ इकोनॉमिक इज कंसर्न विद अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी। उन्होंने ये बोला कि जो इंसान को है वो या तो वेल्थ क्रिएट करना सिखाना चाहिए, है कि नहीं, वेल्थ कैसे गेट करें और उसको यूज़ कैसे करें, और उसको यूज़ कैसे करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए। क्या मिल पाए, मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए, किसको, इंसान को। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो ये उनका इंपॉर्टेंट फीचर्स था। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड मेनली इन द स्टडिंग द वे बाई विच द वेल्थ ऑफ ऑल द नेशन कुड इंक्रीज। और वो ये भी बता रहे थे फीचर्स में, तो बोला जाएगा क्या कि वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि वेल्थ एक देश कैसे बढ़ाए, उस पर वो काम करते थे कि कौन कौन तरीका या किस किस तरीके से कोई देश जो है वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है, ताकि वो देश जो है वो ग्रोथ की पटरी पर आ सके, है कि नहीं। तो ये था इनका फीचर्स। जो क्रिटिसिज्म है वो क्या क्या है वो देखिए। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि इट हैज़ इग्नोर्ड द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ और जो हायर वैल्यू ऑफ लाइफ है, वैल्यू ऑफ लाइफ मतलब वैल्यू ऑफ लाइफ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, उसको इग्नोर किया गया है। वो ये बोला गया कि नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप अपनी ग्रोथ को देखें और सिर्फ आप पैसा कमाने पर फोकस रखें। अगर वेल्थ है तो अगर कोई इंसान जो है वो कैपिटल गुड्स ला रहा है या बहुत सारे गुड्स को अगर ला रहा है तो उसके थ्रू भी वो अपना जीवन को चला सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट है, तो ये सब चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ बोला गया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा। दूसरा बोला कि रिड्यूस द मैन टू द सेकेंडरी प्लेस। इन्होंने ये बोला कि रिड्यूस, कि मैन को सेकेंडरी प्लेस पर रखा गया, पैसा को पहले रखा गया और जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स को वो बाद में रखा गया, ठीक है। तो इनका मतलब ये बोला गया कि सेकेंडरी प्लेस पर रखा गया। इट एक्नोज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि ये क्या कर रहे हैं कि स्कार्सिटी मतलब चीज़ों की कमी भी सोसाइटी में हो जाती है भाई, तो उसको इन्होंने क्या करा है, इग्नोर करा है। तो एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है, जैसे कि रॉबिन्स के द्वारा भी दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड जो है, सेकंड डेफिनेशन जो दिया गया है वो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया है, जो कि इन्होंने दिया अल्फ्रेड मार्शल ने। ये क्या, कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया था, वेलफेयर के हिसाब से डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के हिसाब से हम लोगों को डिटरमाइन करना चाहिए। इन्होंने ये बोला कि वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स होता है, जो पॉलिटिक्स लोग क्यों करता है, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों हो रहा है, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, ताकि लोग भले तरीके से रह सकें, है कि नहीं। सेम तरीके से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स भी क्या होना चाहिए, वेलफेयर तरीके से होना चाहिए, ना कि वेल्थ, सिर्फ आप वेल्थ पर ध्यान दो। तो इन्होंने उनका क्रिटिसिज्म करा, किनका, जो एडम स्मिथ था। और इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स को हमेशा वेलफेयर के हिसाब से देखना चाहिए, ताकि जैसे बिजनेस है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस भी वेलफेयर तरीके से ज़्यादा होना चाहिए। इनकम, पैसा तो सेकेंडरी है, पहले अगर आप लोगों को सही तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड करा दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो क्या करेगा, सही तरीके से आपको पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट, कि हम लोगों को
उन लोगों को ये समझाना चाहिए कि वो इनकम कहाँ से कमाएं और उसको यूज कैसे करें। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। इन्होंने ये बोला कि दोनों, चाहे वो इंडिविजुअल एक्शन हो चाहे सोशल एक्शन हो, दोनों चीज क्लोजली कनेक्टेड है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। मतलब एक इंसान कैसे खर्च कर रहा है, कैसे कमा रहा है, और एक बिजनेस जो है वो कैसे खर्च कर रहा है और कैसे बना रहा है, तो वो सब सारी चीजें जो है वो साथ में चलनी चाहिए। दस इट इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड मोर इम्पॉर्टेंट साइड इज द पार्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ मैन। इन्होंने बोला कि वेल्थ तो ठीक है, लेकिन जो इंसान की स्टडी को भी देखना पड़ेगा कि एक इंसान किस तरीके से वेलफेयर के लिए खर्चा कर रहा है। तो अगर मान लो कि वो उल्टे सीधे कामों में अगर खर्चा करेगा पैसा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर सिर्फ आप पैसे पर तवज्जो दोगे और वेलफेयर पर तवज्जो नहीं दोगे, तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में चले जाओ। तो इन्होंने किन्होंने बोला? अल्फ्रेड मार्शल ने। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या क्या भाई? तो इन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि मैनकाइंड के स्टडी के बारे में समझना चाहिए। मतलब एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। ठीक है। स्टडी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि एक इंसान का या एक बिजनेस का ऑर्डिनरी लाइफ कैसा होता है, वो उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मटेरियल वेलफेयर के हिसाब से स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कि क्या क्या कौन कौन सा चीज़ है या कौन कौन सा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो इंसान जो है सेटिस्फाई कर सकता है अपने आप को। इम्फेसिस ऑन द रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, इन्होंने यही बोला वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान दिया कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, एक सोसाइटी को क्या करना चाहिए, वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्होंने बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़ दो। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसके थ्रू हम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसने एक्सक्लूजन करा, मतलब एक्सक्लूड कर दिया था। जैसे कि बोला जाए, अगर मंदिर जा रहे हो, आप लोग मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, या फिर गुरुद्वारे जा रहे हो, या फिर आप लोग चर्च जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो विदाउट हैविंग द मनी। तो इन्होंने ये बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करना है। क्या करना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ सोशल वेलफेयर तरीके से, तभी आप बढ़ पाओगे। ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसिज्म भी करा, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ भाई वो देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस वाले, इन्होंने यही बोला बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कि सिर्फ ये सोशल साइंस के हिसाब से देख रहे हैं कि समाज की भला भाई भलाई करने से भी फायदा कुछ नहीं होने वाला। इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, इन्होंने बोला कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उतना जरूरी है जितना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जरूरी है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, या फिर जितने भी एक्टिविटी करने का, वो कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत दिया है। ठीक है। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, इन्होंने बोला कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर ही ध्यान देने के लिए बोला गया है। रेस्ट्रिक्टिव स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स को एक रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में बात किया गया कि वेलफेयर पर ही रेस्ट्रिक्ट करो। तो ये सब चीज़ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। रॉबिन्स ने भी इनका जो था वो एक तरीके से क्रिटिसिज्म करा, और सारे इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ ने भी इनको एक तरीके से क्रिटिसाइज करा था। वेग्यू या वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक, कि भाई एक तरीके से सिर्फ बातों में ये पता चल रहा है या डेफिनेशन में पता चल रहा है, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि क्या किस तरीके का डेफिनेशन वो देना चाह रहे हैं। और एक तरीके से ज़्यादा फोकस इन्होंने मटेरियल वेलफेयर पर फोकस करा है, जो कि एक खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी समाज के लिए। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसिज्म भी करा इनका। तो आप लोगों को आई होप सो समझ में आया होगा दोनों का मतलब वेल्थ डेफिनेशन और वेलफेयर डेफिनेशन। अब हम लोग आगे ग्रोथ ओरिएंटेड भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो भी डेफिनेशन अलग अलग चीज़ों में दिया गया उसको देखेंगे, और माइक्रो और मैक्रो को भी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।